नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज पहले हम आपसे कुछ सूचनाओं के संदर्भ में कुछ बात करेंगे। सबसे पहली सूचना है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2019 के मार्क्स या बच्चों के प्राप्तांक घोषित कर दिए हैं और आप लोग आयोग की वेबसाइट से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको आपकी स्थिति का ज्ञान हो रहा है कि आप कहां पर हैं। जो लोग भी अच्छी स्थिति में हैं, जिनके अच्छे अंक आ रहे हैं, वे मुख्य परीक्षा के लिए अपनी कमर कसकर तैयार हो जाएं, तैयारी शुरू कर दें। बिल्कुल भी अपने समय को नष्ट न करें। जो लोग डाउट में हैं या जो निश्चित हो चुके हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वे भी अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें और 2020 की परीक्षा के लिए वो अपनी तैयारी जारी रखें। एक और सूचना है कि बैंक पीओ और क्लर्क की 8000 से अधिक वैकेंसी डिस्क्लोज हुई है और आप उसके लिए भी अपनी तैयारी जारी रखें, पूरी गंभीरता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। मैथ्स, रीजनिंग और जनरल स्टडी, इंग्लिश, सभी विषयों की तैयारी करें। हम आपके साथ हैं इस तैयारी में। हमारी मदद लें, अपनी समस्याएं हमें बताएं और हर तरीके से हम आपके सहयोग के लिए अपने साथियों के साथ तत्पर हैं। समय नष्ट ना करें। इसी के साथ दूसरी वैकेंसी भी आने वाली है। कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी आने वाली है और वर्ष के अंत तक निश्चित रूप से MPPSC का नया विज्ञापन भी आ ही जाएगा और इसलिए किसी को भी रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी गंभीरता के साथ और पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। रुकने का कोई कारण नहीं हो सकता है। जिंदगी चलने का नाम है। छोटे मोटे अगर आपके कुछ अंक कम हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला अवसर आने ही वाला है। कोई कुंभ का मेला तो है नहीं कि 12 साल बाद आएगा। हर साल आता है, बार बार आता है और इसलिए निरंतर प्रयास करिए, अपने कर्म को जारी रखिए। जिस दिन आपका कर्म पूर्ण हो जाएगा, आपको सफलता रूपी कर्म फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा और इसलिए न घबराएं, न डरें, निरंतर रूप से अपने प्रयास को जारी रखें। धन्यवाद इसके बारे में। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 4 के एक टॉपिक जिसे कहते हैं हम सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी के बारे में हम बात करेंगे कि सत्यनिष्ठा क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये क्यों आवश्यक है, वाई इट इज नेसेसरी, रूप या इसके प्रकार, फॉर्म्स क्या है और इसका महत्व प्रशासनिक सेवाओं में क्या है। सत्यनिष्ठा, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रिटी कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। सत्य के प्रति निष्ठा दो शब्दों से मिलकर के बनता है सत्य धन निष्ठा। सत्य के प्रति निष्ठावान बने रहना ही सत्य निष्ठा है। मगर किसके सत्य के प्रति निष्ठावान रहना, कौन से सत्य के प्रति निष्ठावान रहना। सत्य के अनेक पहलू होते हैं, सत्य के अनेक रूप हुआ करते हैं। सत्य का कोई भी सार्वभौमिक स्वरूप नहीं होता। हर व्यक्ति के लिए सत्य अलग अलग हो सकता है और इसलिए यहां पर सत्यनिष्ठा का अर्थ है स्वयं के द्वारा सत्य स्वीकारे गए तथ्य के प्रति निष्ठावान बने रहना। जिस तथ्य को हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है, उस तथ्य के प्रति निष्ठावान बने रहना ही सत्य निष्ठा है।
क्योंकि जिस तथ्य को हमने सत्य के रूप में स्वीकार ही नहीं किया है उसके प्रति हम निष्ठावान हो नहीं सकते, और जिसको हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है उसके प्रति निष्ठावान न रहना अपने प्रति और उस सत्य के प्रति, दोनों के प्रति अन्याय करना है। इसलिए जिस सत्य को हमने या जिस तथ्य को हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है उसके प्रति निष्ठावान बने रहना ही सत्य निष्ठा है। अर्थात यदि हमने किसी तथ्य को सत्य के रूप में स्वीकार किया है तो उसके प्रति अपने मन, वचन, वक्तव्य, कर्म सबसे सुसंगत बने रहना। यानी व्यक्ति की अपने विचारों के साथ, अपने वक्तव्य के साथ, अपने निर्णय के साथ और अपने कार्य के साथ सुसंगतता बनाए रखना ही सत्यनिष्ठा है। यानी कंसिस्टेंसी ऑफ आइडिया एंड कंसिस्टेंसी ऑफ आइडिया, स्टेटमेंट, डिसीजन एंड ऑफ एक्शन इज इंटीग्रिटी। जो सोचा वही व्यक्त किया, जो व्यक्त किया वैसा ही निर्णय लिया और जैसा निर्णय लिया वैसा ही कार्य किया, यही सत्यनिष्ठा है। यदि हमने किसी तथ्य को सत्य स्वीकार किया और सत्य स्वीकार करने के बाद उस तथ्य को यदि हमने दूसरों के सामने व्यक्त नहीं किया कि मेरे इसके बारे में क्या विचार हैं, या हमने उसके अनुरूप परिस्थितियों के भय से या निजी लाभ या निजी हानि के भय से, किसी दबाव से या किसी डर के कारण यदि उसके अनुरूप हमने निर्णय नहीं लिया, यदि निर्णय लिया तो उसे कार्यान्वित नहीं किया, इंप्लीमेंटेशन नहीं किया, तो यह सत्यनिष्ठा नहीं है। तो सत्यनिष्ठा का बहुत साधारण लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर अर्थ होता है कि जिस चीज को हमने, जिस तथ्य को हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया उसे स्वीकार करना, सार्वजनिक रूप से वक्तव्य देना, उसी के अनुरूप निर्णय लेना और उसी के अनुरूप लिए गए निर्णय को लागू करना, इंप्लीमेंट करना। उदाहरण के लिए, अगर आप डिप्टी कलेक्टर हैं और कलेक्टर के साथ किसी मीटिंग में शामिल हुए हैं जहां पर आप कलेक्टर के द्वारा कही गई किसी बात से असहमत हैं, तो अपनी उस असहमति को न छुपाते हुए उसे कलेक्टर के समक्ष व्यक्त कर देना कि सर, मैं इस तथ्य से सहमत नहीं हूं या मेरे मन में इसको लेकर के ये शंका है, डाउट है, आप इसे स्पष्ट कर दें। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो यही आपकी सत्य निष्ठा है, और यदि आपने ऐसा नहीं किया, उसे दबा लिया, तो यह सत्य निष्ठा नहीं है। मैंने कहा कि किसी डर, भय, लाभ हानि या किसी अन्य कारण से यदि आप सत्य को व्यक्त नहीं करते हो तो यह सत्यनिष्ठा नहीं होगी। तो अगर आपने उसे व्यक्त किया तो यह आपकी सत्यनिष्ठा है, और यदि आपने वहां पर व्यक्त नहीं किया और बाहर निकल करके उस निर्णय की आलोचना करते हैं तो यह सत्यनिष्ठा नहीं है। क्यों सत्यनिष्ठा आवश्यक है? एक अधिकारी को सत्यनिष्ठा आवश्यक क्यों है? एक अधिकारी के लिए सत्यनिष्ठा आवश्यक इसलिए है क्योंकि यदि अधिकारी के मन में अपने उच्चाधिकारी द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के प्रति उसके मन में कोई शंका होगी, कोई डाउट होगा, तो वह उस निर्णय को पूर्ण मनोयोग के साथ, यानी कि फुल डेडिकेशन के साथ इंप्लीमेंट नहीं करेगा या लागू नहीं करेगा। और यदि अधिकारी निर्णय को या परियोजना को पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ लागू नहीं करेगा तो वांछित परिणाम, डिजायर्ड रिजल्ट्स कैन नॉट बी अचीव्ड, तो वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं।
और ऐसे में प्रशासनिक असफलता की गंभीर समस्या प्रशासन के क्षेत्र में, प्रशासनिक मशीनरी में उत्पन्न हो सकती है और इसलिए एक प्रशासनिक अधिकारी का सत्यनिष्ठ होना अति आवश्यक है। सत्यनिष्ठा के कुछ रूप हुआ करते हैं, स्वरूप हुआ करते हैं। इसके 3 मुख्य स्वरूप हुआ करते हैं: पेशेवर सत्यनिष्ठा, बौद्धिक सत्यनिष्ठा और नैतिक सत्यनिष्ठा। पहली, बौद्धिक सत्यनिष्ठा। जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। दूसरी, पेशेवर सत्यनिष्ठा, जिसको कहते हैं पेशेवर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। और तीसरी है नैतिक सत्यनिष्ठा, मोरल इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठा के 3 मुख्य रूप हैं। अन्य रूप भी हैं और हो सकते हैं, लेकिन ये 3 मुख्य रूप हैं। बौद्धिक सत्यनिष्ठा, किसी भी बौद्धिक तथ्य की सत्य व्याख्या करना, जो उसकी उचित व्याख्या होनी चाहिए उसी व्याख्या को प्रस्तुत करना बौद्धिक सत्यनिष्ठा है। किसी दबाव में आकर, किसी लाभ की आशंका से या किसी पूर्वाग्रह प्रीजुडिस के प्रभाव में आकर या किसी भेदभाव के चलते किसी भी बौद्धिक तथ्य की उचित या सही प्रॉपर इंटरप्रिटेशन या सही व्याख्या करने से पीछे हट जाना बौद्धिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी मामले की जांच की जिम्मेदारी आपके उच्चाधिकारी के द्वारा सौंपी गई है, तो उस जांच को संपन्न करने के बाद जो तथ्य आए, उन तथ्यों की जो व्याख्या होनी चाहिए, आप वही व्याख्या प्रस्तुत करें। व्याख्या को परिवर्तित करना या व्याख्या को गलत रूप में प्रस्तुत करना या व्याख्या से बचना, ये सब चीजें बौद्धिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन मानी जाएंगी। उदाहरण के लिए, यदि आपने जांच में पाया है कि एक अधिकारी ने अपने संबंधों, निजी संबंधों के प्रभाव में आकर के किसी कार्य को समय के पूर्व संपन्न किया है, तो आप उसे इसी रूप में व्याख्यायित करें कि अधिकारी ने भेदभावपूर्ण ढंग से कार्य को संपन्न किया है। यहां पर उसने अपने निजी संबंधों के प्रभाव में आकर को कार्य को अधिक शीघ्रता या क्विकनेस या तेजी के साथ संपन्न किया है, जो कि नैतिकता का उल्लंघन है। दूसरा हो जाता है पेशेवर सत्यनिष्ठा, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। हमारी बहुत सारी रुचियां, अभिरुचियां हुआ करती हैं। पेशेवर सत्यनिष्ठा का मतलब होता है कि उच्चाधिकारी के द्वारा सौंपे गए कार्य को निजी रुचि या निजी पसंद और नापसंद, निजी लाभ और हानि और सुविधा और असुविधा से परे रहते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ उसे संपन्न करना पेशेवर सत्यनिष्ठा है। उदाहरण के लिए, आप डिप्टी कलेक्टर बन गए और आपको काम सौंपा गया कि आप जनगणना का कार्य संपन्न कराएं अपने सब डिवीजन में। आप कार्य संपन्न कर रहे थे, आपको ठीक लग रहा था,
इतने में एक नया आदेश आ गया कि आप जनगणना का कार्य बीच में छोड़ करके अब आप पशु गणना के कार्य में संलग्न हो जाए। तो आप सोचेंगे यार इतनी मेहनत इसलिए की थी कि भैंस बकरियां गिनते घूम रहे हैं, है ना? किसकी भैंसियां और बकरियां गिनेंगे हम? तो यहां पर व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से परे रहें, हर कार्य को समान महत्व प्रदान करते हुए। या आपको किसी नगर से हटा करके किसी गांव में पदस्थ कर दिया जाए, यार गांव में इतनी मेहनत, वहां सुविधाएं नहीं है, और फिर आप बहानेबाजी करते हैं किसी तरीके से काम से बचने के लिए, यह भी क्या होगा? पेशेवर सत्यनिष्ठा का उल्लंघन होगा। तो पेशेवर सत्यनिष्ठा भी प्रशासन के लिए आवश्यक है, आधारभूत है। इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत रुचि, पसंद नापसंद, सुविधा असुविधा, लाभ और हानि से परे रहते हुए ईमानदारी से कार्य करना। व्यक्तिगत लाभ और हानि से परे रहने का क्या आशय है? अगर आपको एक ऐसा कार्य सौंपा गया है उच्चाधिकारी के द्वारा जिसमें कि आपको बहुत सारे टूर करने पड़ते हैं, और उस टूर से आपको फायदा यह हुआ करता है कि आप टीएडीए बनाते हैं, रिश्तेदारों मित्रों के घर रुक जाते हैं और सरकार से पैसे लेते हैं, और आपके रिश्तेदारियां भी निभा रहे हैं, मित्रताएं निभा रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, इससे आपको डबल फायदा हो रहा है। अब अगर आपको वहां से हटा करके ऑफिस में अटैच कर दिया गया, तब आप उतने मनोयोग से काम न करें, तो ये पेशेवर सत्यनिष्ठा का उल्लंघन होगा। इसलिए पेशेवर सत्यनिष्ठा अति आवश्यक है प्रशासनिक अधिकारी के लिए। तीसरी होती है नैतिक सत्यनिष्ठा, मोरल इंटीग्रिटी। नैतिक सत्यनिष्ठा का आशय है कि प्रशासनिक अधिकारी को पूरी तरह से नैतिक रूप से कार्य संपन्न करते रहना, दोहरे मापदंडों से हर स्थिति में बचना। यानी कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, किसी मामले की जांच कर रहे हैं, वहां पर कोई व्यक्ति जो कि आपको पसंद है, या आपका मित्र है, या आपका कोई नाते रिश्तेदार है, तो आप दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स को अपना लें। जिसे आप पसंद करते हैं उसके लिए अलग, और जिसे आप पसंद नहीं करते हैं उसके लिए अलग मापदंड। तो इसे हम नैतिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन कहेंगे। आपके लिए प्रत्येक कार्मिक की एक कार्मिक है, ईच पर्सोनल इज ओनली एंड पर्सोनल। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। तो दोहरे मापदंडों से बचना सत्यनिष्ठा है। इसी तरीके से भेदभाव से परे रहना, परिस्थितियों को किसी भी निर्णय में, किसी भी मूल्यांकन में महत्व प्रदान करना, उसे शामिल करना, यह भी नैतिक सत्यनिष्ठा है। यदि आप किसी मामले की, किसी विषय की या किसी व्यक्ति की जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एक अधिकारी के रूप में, तो आपको यह देखना चाहिए कि उस अधिकारी ने यह जो कार्य किया जिसे कि अनुचित माना जा रहा है, उस कार्य के लिए परिस्थितियां किस हद तक उत्तरदायी हैं। परिस्थितियों की अवहेलना कर देना यह नैतिक सत्यनिष्ठा नहीं होगा। यहां तक कि स्वयं को उन परिस्थितियों में रख करके विचार करना कि यदि इस परिस्थिति में मैं होता तो क्या निर्णय लेता, जिस परिस्थिति में उस अधिकारी ने जो निर्णय लिया है जिसकी कि आप जांच कर रहे हैं। इस तरीके से नैतिक सत्यनिष्ठा भी प्रशासन में आधारभूत है। नैतिक सत्यनिष्ठा से ही न्याय पूर्ण प्रतिवेदन संभव होता है। तो सत्यनिष्ठा के 3 रूप हुआ करते हैं, बौद्धिक, पेशेवर और नैतिक सत्यनिष्ठा। इसके अतिरिक्त भी इसके स्वरूप होते हैं और हो सकते हैं, लेकिन ये 3 ही क्या हैं? मुख्य स्वरूप हैं। अब हम बात करते हैं सत्यनिष्ठा के महत्व की। क्या महत्व है सत्यनिष्ठा का प्रशासनिक जीवन में? तो एक सत्यनिष्ठ लोक सेवक ही पूर्ण मनोयोग से अपने
कार्यों को अपने दायित्व को संपन्न करता है। तो पूर्ण मनोयोग से दायित्व की पूर्ति संभव होती है। दूसरी चीज, व्यक्ति, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि तमाम प्रकार के भेदभावों से या डिस्क्रिमिनेशन से परे रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करता है। इसी के कारण व्यक्ति भ्रष्टाचार से परे रहता है। और इसी के द्वारा अंत में कहूंगा मैं, न्यायपूर्ण प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। तो न्यायपूर्ण प्रतिवेदन, अ जस्ट रिपोर्ट, ए जस्टिफाइंग रिपोर्ट, न्यायपूर्ण प्रतिवेदन संभव होता है कि किसी घटना के कारण क्या थे, कौन दोषी है, कौन नहीं है। इस तरीके से मित्रों, मैंने आपके साथ सत्यनिष्ठा के ऊपर अभी चर्चा की है। सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या है, मैंने आपको बताया कि स्वयं के द्वारा स्वीकृत किए गए सत्य के प्रति निष्ठावान बने रहना, अर्थात उस विचार, वक्तव्य, निर्णय और कर्म के प्रति सुसंगतता, कंसिस्टेंसी का होना ही सत्य निष्ठा है। क्यों? हमने बताया कि यदि किसी भी निर्णय के प्रति जो कि अधिकारी के द्वारा लिया गया है, आपके मन में शंका होगी, तो आप अर्थात अधिकारी उस कार्य को पूर्ण मनोयोग से संपन्न नहीं करेंगे। प्रशासनिक शिथिलता और प्रशासनिक असफलता, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर की दशा निर्मित हो सकती है, जो कि संपूर्ण समाज के लिए घातक हो सकती है। इसके 4 प्रकारों की चर्चा की और इसके महत्व की आपसे चर्चा की। परीक्षा में इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई भी सिलेबस हो, नया हो या पुराना हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। नहीं तो कल आप कहें कि सर ने कहा था पूछा जा सकता, लो नहीं पूछा गया। तो पूछा जा सकता है, इसकी संभावना है, और उतनी ही संभावना इस पर न पूछने की भी रहती है। मैंने आपको सत्यनिष्ठा बताई, आशा है आपको समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप भी सत्यनिष्ठ बनेंगे। और यदि आपको मेरे द्वारा बताई जा रही बातें, विषय, टॉपिक्स यदि समझ में अच्छे से आ रहे हैं, तो मेरे प्रति भी सत्यनिष्ठ रहते हुए मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।